हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर क्लासेस। आज का जो टॉपिक है पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ बीएड और सीटेट, केवीएस एंड अदर टेट्स एग्जाम्स। तो ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सारे टीचिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस लगभग 90% आती है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, आप सर क्लासेस को टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप सर क्लासेस को टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वहां से पीडीएफ मिल सके। और अगर किसी को नोटिफिकेशन यूट्यूब पर डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम से डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर ले। या किसी को किसी प्रकार के कोई और अदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल करके मेल आईडी के थ्रू पूछ सकते हैं, जो मेरा मेल आईडी है manishhnpg@gmail.com। तो बिना डिले किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो थ्योरी है जीन पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीएड करिकुलम में, बीएड के एग्जाम में। या जितने भी सारे टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, एस्टेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, जितने भी सारे टीचिंग एग्जाम्स, तो उन सारे में कॉग्निटिव से रिलेटेड जीन पियाजे का थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है हो जाती है और वहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और एज वेल एज स्कूल में जितने भी रिकमेंड किए जाते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किए जाते हैं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी पियाजे का कॉग्निटिव थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए इस थ्योरी में हम आज डिस्कस करेंगे कि कॉग्निशन क्या है, व्हाट इज कॉग्निशन एंड व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड हाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑकर्स, है ना, कि कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ऑकर्स करनी चाहिए, या फिर इसकी की कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, और साथ ही साथ इसमें स्टेजेस देखेंगे डेवलपमेंट का। इसमें कितनी स्टेज होते हैं, ऐसे तो जनरली 4 स्टेज को डिस्कस करेंगे। पियाजे ने 4 स्टेज पर बल दिया था। फिर उसके बाद हम लोग एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखेंगे, कॉग्निशन थ्योरी, पियाजे का कॉग्निशन थ्योरी, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है और कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन क्या है। तो इस सारे टॉपिक को, ये सारे चीजों को समझने के लिए, देखने के लिए बने रहे सर क्लासेस के साथ और देखते रहे या सुनते रहे सर क्लासेस को। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे की बायोग्राफी का। इनकी जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो जीन पियाजे का जो जन्म हुआ था, इनका जो एरा कह सकते हैं 1896 टू 1980 तक था। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हो गई थी 16 सितंबर 1980 को। ठीक है, ये 84 साल के एज में इनकी देहांत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनके जो पेरेंट्स थे, इनके जो पेरेंट्स थे वो आपका आर्थर पियाजे और रेबेक्का जैक्सन थे। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ। ठीक है, एजुकेशन जो इनका हुआ, ही रिसीव्ड पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैटल इन 1980। इनकी शादी कर दी जाती है 1923 में, मैरिड टू वैलेंटाइन कैटने के साथ, और 1923 में। और इनका जो इनसे 3 बच्चे होते हैं, जिसका नाम होता है जैक्वेलाइन, ल्यूकेनी और लियोरेंट। ये 3 बच्चे जो होते हैं, ये 3 बच्चे पर हुज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू लैंग्वेज वाज स्टडी बाय पियाजे। अब इन्हीं 3 बच्चे पर ये क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन को। जीन पियाजे 1896-1980 was one of the 20th century most influential researcher in the area of development psychology। कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी का सबसे प्रभावित अगर रिसर्चर साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजिस्ट की बात करें, तो जीन पियाजे का नाम उसमें से सबसे टॉप मोस्ट पर आता है। ठीक है, ही वॉज द ओरिजिनल ट्रेंड इन एरिया ऑफ बायोलॉजी एंड फिलोसफी। इनका जो एरिया था वो मेनली बायोलॉजी था और ये फिलोसफी था। कंसीडर हिमसेल्फ
अ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। ओके, पियाजे वांटेड टू नो, वो चाहते थे कि कैसे कोई बच्चा हाउ लर्न थ्रू देयर डेवलपमेंट इन द स्टडी ऑफ नॉलेज। बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है स्टडी में, नॉलेज जो गेन करता है, ग्रैप्स करता है, वो कैसे करता है, इस पर उन्होंने इनकी इंटरेस्ट जगती है और इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट करता है। ही एडमायर्ड बिनेट्स आईक्यू टेस्ट, he administered Binet's IQ test in Paris and observed that children answer were qualitatively different. Piaget theory is based on the idea, इनका जो थ्योरी था, पियाजे का जो थ्योरी था आइडिया बेस्ड था, एंड डेवलपिंग चाइल्ड बिल्ड्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, और इसमें डेवलपिंग चाइल्ड बच्चे के जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो संज्ञानात्मक जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बिल्ड करता है, इस पर बेस्ड था। ठीक है, इनका मानना था जीन पियाजे का कि चाइल्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज विथ द डेवलपमेंट। जो बच्चे का जो माइंड होता है, कॉग्निटिव का मतलब माइंड भी मेंटल डेवलपमेंट से भी हो सकता है, हो सकता है नहीं, होता है। ठीक है, तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इनका मानना था कि बच्चे की डेवलपमेंट के साथ साथ ये स्ट्रक्चर क्या होती है, डेवलप करती है। पियाजेट थ्योरी ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट वेर बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ हिज ओन 3 चिल्ड्रन। इसको मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था ये अपने 3 बच्चे, अपने 3 चाइल्ड पर ही किया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म आता है, व्हाट इज द कॉग्निशन। कॉग्निशन किसे कहते हैं, तो इसको देख लेते हैं। द टर्म कॉग्निशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉग्नोस्केयर। कॉग्नोस्केयर से आया है, लैटिन वर्ड है कॉग्नोस्केयर, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू नो या फिर टू रिकॉग्नाइज, जिसका मतलब होता है टू जानना या रिकॉग्नाइज करना या फिर कंसेप्चुअलाइज करना। ठीक है, ये मतलब होता है। अब यहां पर बात आते हैं कॉग्निशन जो है, इट इज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट एक्सपीरियंस एंड द, कह सकते संज्ञानात्मक जो है कि एक प्रोसेस है, एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें नॉलेज को एक्वायर करते हैं और अंडरस्टैंडिंग को भी एक्वायर करते हैं। किसके थ्रू, थॉट के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने सेंस के थ्रू। हम जिस चीजों को, नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को एक्वायर करते उसी को कॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉग्निशन डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द इमर्जेंस ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कि एबिलिटी, ऐसा एबिलिटी यानी जिसमें थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी को इंक्रीज करना है। तो एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एबिलिटी ऐसा हमें काबिल बनाना है, काबिलियत लाना है, बच्चे की दिमाग को इतनी तेज करनी ताकि उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी और एबिलिटी आ सके। इट इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल थिंकिंग चेंज अक्रॉस लाइफ स्पेन। ये जो प्रोसेस होता है लोगों के बीच में, ये आपका जिंदगी की एक्सपीरियंस से, लाइफ जैसे जैसे आप जीते हैं उस हिसाब से आपके अंदर एक एक्सपीरियंस, आप एक मैच्योर्ड होते चले जाते हैं और उस हिसाब से आपका दिमाग, आपका कॉग्निशन जो होता है डेवलप्ड होने लगता है। पियाजे स्टडी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय ऑब्जर्विंग चिल्ड्रेन इन पार्टिकुलर to examine how their thought process change with age। इन्होंने बोला था, पियाजे का मानना था, इन्होंने कहा कि जो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाउ देयर थॉट प्रोसेस चेंज विथ एज, कैसे एज के हिसाब से, कैसे एज, किस एज में कौन से चेंजेस आते हैं, किस एज में बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है मेंटल का, वो कितना % होता है, ये भी देखा इन्होंने। इट इज द ग्रोइंग एप्रीहेंशन एंड एडेप्टेशन टू द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली चेंजेस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है एक ग्रेजुअल वे में और एक ऑर्डरली चेंजेस होता है, रैंडमली नहीं होता है। इट इज द विच मेंटल प्रोसेस बिकेम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड। ओके, कह रहा है कि यहाँ पर जो एक मेंटल प्रोसेस है बिकेम्स मोर कॉम्प्लेक्स, जो मोर कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। द एसेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कीमा।
इसमें इसेंशियल जो डेवलपमेंट होता है, जो जरूरी जो डेवलपमेंट होता है कॉग्निशन का, वो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी आप नई स्कीमा के साथ उसको स्टेबल करके अपने लाइफ को जीते हो। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन आर द बोथ प्रोसेस। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन भी दोनों प्रकार का एक प्रोसेस है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रास्ते में आते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The equilibration is the symbol of a new stage of the cognitive development. Equilibration जो है ये एक सिंबल है न्यू स्टेज का, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का न्यू स्टेज का एक सिंबल है इक्विलिब्रेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब धीरे सारे की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्कीमा का। व्हाट इज द स्कीमा? स्कीमा का हिंदी वर्ड जो होता है योजना या स्कीम्स भी हम कह सकते हैं। तो स्कीमा इज ए इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या है? एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड की, जो हेल्प करता है, इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दे इनहैबिट। ओके, दे आर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड and can be seen as category which have certain preconceived idea in them. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल माई स्कीमा फॉर क्रिसमस इंक्लूड्स क्रिसमस ट्री प्रेजेंट्स गिविंग मनी, ग्रीन रेड गोल्ड विंटर्स बल्ब, सांता क्लॉज, ये सारे चीजें। Someone else may have an entirely different schema. किसी ने फिर आके मुझे बताया फिर डिफरेंट स्कीमा, योजना, डिफरेंट जो व्यू होता है वो बताया, जैसे कि जीसस, बर्थ, चर्च, हॉलिडे, क्रिश्चियनिटी। तो ये पहले से एक हमारे दिमाग में एक स्कीमा बना है, बिना बताए भी या फिर बताने के बाद स्कीमा बना। उसके बाद बच्चे के अंदर एक एसिमिलेशन होती है। इट इज यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो हमारे अंदर स्कीमा पहले से एग्जिस्ट है, टू डील विथ न्यू ऑब्जेक्ट, जो नए ऑब्जेक्ट को डील करता है, नए ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है या सिचुएशन को सपोर्ट करती है, जिस सिचुएशन में हम जाते हैं, रहते हैं, जो पहले से स्कीमा बना हुआ है वो हेल्प करता है न्यू सिचुएशन को। यहाँ पर द लर्नर जो होता है फर्स्ट द न्यू आइडिया इनटू व्हाट ही ऑलरेडी नो। यहाँ जो नई आइडिया को जानने के लिए, मतलब लर्नर जो होता है फर्स्ट द न्यू आइडिया इनटू, न्यू आइडिया में जानने के लिए या फिर घुसने के लिए, न्यू आइडिया को समझने के लिए उसको पहले ये जानना जरूरी है कि वो पहले से क्या जानता है। इट इज ओनली मॉडिफाई सॉरी इन एसिमिलेशन द स्कीमा इज नॉट चेंज। एसिमिलेशन में ये नहीं होता है कि स्कीमा चेंज हो रही है, ठीक है, ये सिर्फ स्कीमा को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करता है। जैसे एग्जांपल से आप समझ लो कि 2 years old child see a man, 2 साल का एक बच्चा है, एक आदमी को देखता है, who is bald यानी गंजा है, on the top his head and has long frizzy hair on the sides, और मतलब गंजा है, पीछे फ्रीजी टाइप का घुंघराला बाल है साइड में, और टू हिज फादर हॉरर, उसे लगता है कि वो उसका जो फादर है वो हॉरर मतलब फादर जैसा दिख रहा है, जो हॉरर मतलब उसको देखकर डर जाता है। द टॉडलर शाउट्स, या फिर उसे लगता है क्लोन क्लोन चिल्लाने लगता है। क्लोन का मतलब जोकर होता है, तो जोकर जोकर क्लोन क्लोन चिल्लाने लगता है। उसके बाद क्या होता है? तो एकोमोडेशन आता है, ठीक है। एसिमिलेशन के बाद क्या हम देखेंगे? एकोमोडेशन। ये घटना जब घटा तो उसके हैपनिंग व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा, क्योंकि पहले से उसके पास जो स्कीमा था उसके बाद से वो नया चीज देखता है, गंजा, उस पे बाल होना, तो उसे क्लोन, जोकर या फिर किसी अजीब गरीबों टाइप को देख कर चिल्लाने लगता है। उसके बाद उसके फादर आते हैं, है ना, यानी कह सकते हैं पहले एकोमोडेशन कि दिस हैपन व्हेन द एग्जिस्टिंग स्कीमा। एकोमोडेशन जब हमारे अंदर स्कीमा होता है, एग्जिस्ट स्कीमा होता है, नॉलेज स्कीमा मतलब नॉलेज जो होता है डज नॉट वर्क, काम नहीं करता है, एंड नीड टू बी चेंज टू डील विथ न्यू ऑब्जेक्ट। जो नई ऑब्जेक्ट देखे हम लोगों ने देखा उसको क्या करता है? वो डील करता है। वो नीड, अब जरूरत है उसको चेंज करने की, है ना,
जरूरत है हम नए ऑब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ने का। इन एकोमोडेशन, तो एकोमोडेशन में क्या होता है कि द स्कीमा इज अल्टर्ड, स्कीमा जो न्यूज वाला जो है अल्टर्ड बना, द न्यू स्कीमा मे बी डेवलप्ड, अब नई स्कीमा को डेवलप करना है तो इसके लिए किसी का हेल्प होना लेना पड़ेगा। इन द क्लोन इंसिडेंट द बॉय फादर एक्सप्लेन टू हिज सन दैट द मैन वाज नॉट अ क्लोन, उसके फादर आके इस चीजों को समझाते हैं कि क्या है कि जिस पर बाल होती है तो गंजा आगे नहीं है बाल, तो इसका मतलब वो क्लोन नहीं है। इवन दो हिज हेयर वाज लाइक अ क्लोन, है ना, ही wasn't wearing a funny costume and wasn't doing silly things to make people laugh. With this new knowledge, अब ये जब समझाने के बाद उसके अंदर एक नई नॉलेज आया, नई स्कीमा आया। The boy was able to change his schema of clone, जो इस पहले से क्लोन के प्रति जो बना हुआ था कि उस टाइप के आदमी देख कर उसको लगता था कि क्लोन है, तो उस स्कीमा को चेंज होता है, उस नॉलेज को चेंज किया जाता है। उसके फादर के समझाने के बाद नई स्कीमा के साथ अब जीता है। तो एकोमोडेशन, द आइडिया फिट बेटर टू स्टैंडर्ड कंसेप्ट ऑफ क्लोन। तो उसके बाद फिर आता है एक टर्म आता है इक्विलिब्रेशन। पियाजे बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिड नॉट प्रोग्रेस एट स्टडी रेट। तो यहाँ पर पियाजे ने कहा कि जो हमारा जो प्रोग्रेस होता है वो मतलब ये डेवलपमेंट जो पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिड नॉट प्रोग्रेस, वो प्रोग्रेस नहीं होता है एट ए स्टडी रेट, मतलब नियमित रूप से स्टडी एक नियमित तरीके से आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन जो इक्विलिब्रियम ऑक्योर्स did not progress at a steady rate but rather in leaps and bounds. Okay, leaps and bounds. Equilibrium occurs when a child schema can deal with most new information through assimilation. As the child progresses through the stage of cognitive development, it is important to maintain a balance between applying previous knowledge, assimilation and change behavior account for new knowledge. तो इक्विलिब्रियम जो हुआ, तो इक्विलिब्रियम यही एक्सप्लेन करता है कि हाउ चिल्ड्रेन आर एबल टू मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट टू नेक्स्ट स्टेप। यानी कह सकते हैं कि जो प्रीवियस नॉलेज था यानी एसिमिलेशन, चेंजिंग बिहेवियर टू अकाउंट फॉर न्यू नॉलेज, है ना, बिहेवियर में जो चेंजेज आया, न्यू स्कीम आया, न्यू नॉलेज आया, उसको एकोमोडेशन के साथ जो आगे जो बढ़ता है, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट थॉट में बढ़ता है, उसी को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेजेस की। तो पियाजे ने 4 स्टेजेस की बात कही थी। पहला जो था सेंसरी मोटर, जिसको 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पियाजे ने बात की थी। फर्स्ट जो स्टेज था सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर जो था 2 साल से आपको 2 साल तक के बच्चे यानी 0 से लेकर 2 साल तक बच्चे का जब जन्म होता है उसको 0 एज हम बोलेंगे, और उसके बाद 2 साल तक के बच्चे को सेंसरी मोटर कहेंगे। फिर 2 साल से लेकर 7 साल यानी 7 इयर्स के ओल्ड के बच्चे को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो था 7 to 11 इयर्स का था बच्चे को कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशन। एडोलेसेंस यानी 12 से लेकर एडल्टहुड तक जो था वो आपका फॉर्मल ऑपरेशन में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पहला सेंसरी मोटर को। सेंसरी मोटर जो स्टेज है 0 से लेकर 2 इयर्स, इसको इन्फेंसी एज भी कहते हैं, इन्फेंसी भी कहते हैं। तो इस स्टेज में बच्चे के क्या क्या चेंजेस होता है, कैसे ऑब्जर्व किया जा सके, ये चीजों को देख लेते हैं। तो द सेंसरी मोटर स्टेज जो है 0 से 2 इयर्स, इन्फेंट कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी एक्सपीरियंस। जैसे इस एज में बच्चा जो स्टार्टिंग जो बिगिनिंग स्टेज ऑफ दिस सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें दुनिया का जो कह सकते हैं इन्फेंट जो कंस्ट्रक्ट करता है अंडरस्टैंडिंग को दुनिया के बारे में या चीजों को, तो क्या कैसे करता है, तो सिर्फ देखकर और सुनकर विथ मोटर एक्शन, मतलब जिसको हम टच करके छू कर आंख की पुतलियां देखकर सुनकर हंसकर, ये सारे चीजें से वो रिस्पॉन्स देता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है, चीजों को कंस्ट्रक्ट करता है अंडरस्टैंडिंग को। तो ये सारी चीजें होती है। डेवलप ऑब्जेक्ट प्रीमेंसेस मेमोरी कह सकते हैं,
नेक्स्ट जो बात करते हैं मेमोरी का, तो इसमें डेवलप जो ऑब्जेक्ट मेमोरी होता है, रियलाइज दैट, उन्हें रियलाइज द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन इफ दे आर आउट ऑफ साइट, उनके अगर नजर से अगर हटा भी देते हैं तो रोने लगते हैं। इन्फेंट प्रोग्रेस फ्रॉम रिफ्लेक्सिव इंस्टिंक्चुअल एक्शन at birth of the beginning of problem solving intellectual and symbolic ability language towards the end of this stage। ठीक है, इस स्टेज के अंत में बच्चे में एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो, सिंबॉलिक एबिलिटी आने लगती है, जिसको हम लैंग्वेज की बोल सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलेक्चुअल और सिंबॉलिक एबिलिटी आने लगती है इस स्टेज के लास्ट। अब डिस्कस करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज को। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 ईयर्स से लेके 7 ईयर्स के बीच में, इसको टोडलर और अर्ली चाइल्डहुड भी कहा जाता है। ध्यान रखें क्योंकि हमेशा ये सीटेट में यहाँ पूछा जाता है कि टोडलर और अर्ली चाइल्डहुड का। तो दिस स्टेज बिगिंस व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट टू यूज सिंबल एंड लैंग्वेज। ये स्टार्ट जो होता है सिंबल और लैंग्वेज से स्टार्ट होती है, चीजों को सिंबलाइज समझने लगता है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि दिस इज द पीरियड ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज एंड कंसेप्ट। ये एक ऐसा पीरियड होता है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज और कंसेप्ट क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। सो द चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स मेंटल रिप्रेजेंटेशन दैट इज वर्क एंड इमेज। He is still unable to use operation that is logical mental rules such as rules of arithmetic. This stage further divided into 2 sub stage। इस स्टेज में मतलब कह सकते हैं कि 1 वे स्टार्ट हो जाता है ना, कि इसमें ऑपरेशन करने लगता है लेकिन स्टिल अनेबल टू यूज ऑपरेशन दैट इज लॉजिकल मेंटल। जो रूल्स होता है ये सारे चीजें कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हो पाता है, एक ही वे में करता है, दूसरे वे में उससे अगर हम पूछ देते हैं तो नहीं कर पाता है, नहीं बता पाएगा। जैसे इस स्टेज को 2 स्टेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है प्री कंसेप्चुअल स्टेज। प्री कंसेप्चुअल स्टेज जो है आपका 2 से लेकर 4 ईयर्स है, और दूसरा है आपका इंट्यूटिव स्टेज 4 से लेकर 7 ईयर। तो प्री कंसेप्चुअल स्टेज जो है आपका 2 से लेकर 4 ईयर्स, इसमें जो है इंक्रीज करता है यूज ऑफ वर्बल रिप्रेजेंटेशन बट स्पीच इज इगोसेंट्रिक। द चाइल्ड यूज सिंबल टू स्टैंड फॉर एक्शन, अ टॉय डॉल स्टैंड फॉर रियल बेबी, और द चाइल्ड रोल प्ले मम्मी और डैडी। बच्चे जो इसके अंदर कि बच्चे के अंदर डॉल को साथ खेलने लगता है, डॉल को रियल बेबी मानने लगता है, उसके डॉल को मम्मी पापा मानने लगता है। इस प्रकार से उसमें प्री कंसेप्चुअल स्टेज आता है। ठीक है, उसके बाद फिर इंट्यूटिव स्टेज जो आता है, इंट्यूटिव स्टेज 4 to 7 होता है। इसमें स्पीच बिकेम्स मोर सोशल। अब धीरे धीरे जो होता है बच्चे के अंदर जो स्पीच है, जो हम बोल सकते हैं कि जो इनर स्पीच होता है बच्चे के अंदर, जो एगोसेंट्रिक जो कह रहे हैं हम, वो सोशली होने लगता है। लेस इगोसेंट्रिक अब कम होने लगता है ना। अब वो सब अपने बातों के साथ साथ दूसरे की बातों को सुनने लगता है, समझने लगता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हियर द चाइल्ड बेस देयर नॉलेज व्हाट दे फील और सेंस टू बी ट्रू। वो फील क्या कर रहे हैं और क्या सही है, ये भी इस पर थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होने लगता है। Yet they cannot explain the underlying principles behind what they feel or say। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो फील करते हैं। ठीक है, अब इस स्टेज में जो मतलब आपका लेकर 2 से 7 साल वाला जो कंडीशन है, जैसे इगोसेंट्रिज्म का, तो इसको देखते हैं। द चाइल्ड थॉट एंड कम्युनिकेशन आर टिपिकली एगोसेंट्रिक। जो बच्चे का जो थॉट होता है, सोच होता है, कम्युनिकेशन जो होता है काफी टिपिकली वो इगोसेंट्रिक बेस्ड पे हो जाता है। जैसे अबाउट देमसेल्व्स और देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू ही रखते हैं, अपने को ही सुनते हैं, वो जो कह रहे हैं वही सही है ना। जिद करते हैं किसी भी सामान के लिए। इट इज द कह सकते हैं कि इफ आई कांट सी यू, यू ऑल्सो कांट सी मी। It is the inability to see the world from anyone else's eyes. It is well explained by Piaget as 3 mountain tasks से इस चीजों को इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि यदि I can't see you, अगर मैं नहीं देख सकता तुम्हें, तो you also can't see me, तुम भी मेरे को नहीं देख सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं देख सकते, मैं भी तुम्हें नहीं देख सकता। तो 3 माउंटेन टास्क जो था उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं कि वहां पर एक पिक्चर रख देते हैं और उसको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो ये भी काफी फेमस था प्याजे का माउंटेन टास्क। पूछा जाता है कि किसने 3 माउंटेन टास्क का कंसेप्ट दिया, तो प्याजे का दिया हुआ है। तो एनिमिज्म
बच्चे इस स्टेज में 2 से 7 ईयर्स में क्या होता है कि बच्चे जो है कि ट्रीटिंग इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एज लिविंग वंस, जो गुड़िया होता है, डॉल्स होता है, वो सारे को मतलब एक जीव की तरह, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करता है। चिल्ड्रन ड्रेसिंग फीलिंग, इसको एग्जांपल से समझ, चिल्ड्रन ड्रेसिंग एंड फीडिंग दे, उसे कपड़े पहनाते हैं, उसको लोग खिलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, है ना, नहलाते हैं। इस तरीके से बच्चे डॉल के साथ खेलने लगते हैं। कंसंट्रेशन, इसमें एक कंसंट्रेशन वर्ड आता है कि दिस प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेट ऑन वन लिमिट एस्पेक्ट ऑफ स्टिमुलस एंड इग्नोरिंग अदर एस्पेक्ट। तो इसमें जो कंसंट्रेशन और लिमिट वे में होता है ना। स्टिमुलस कह सकते हैं कि आगे जो मतलब बढ़ने का जो बात हुई है ना, बढ़ने का, तो स्टिमुलाइज प्रोग्रेस की बात हुई। इग्नोर अदर एस्पेक्ट, इग्नोर करते हैं। इट इज नोटिस्ड इन कंजर्वेशन, conservation one of the other hand in the knowledge, the quantity is unrelated to the arrangement and physical appearance of object. Children at this stage are unaware of conservation. ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से लेकर 7 ईयर्स तक होता है। प्री कॉन्क्रीट के बाद हम बात करेंगे कॉन्क्रीट। ठीक है, तो इसमें 2 से 7 ईयर, जिसको चाइल्डहुड एंड अर्ली एडोलेसेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो चाइल्डहुड और अर्ली एडोलेसेंस में क्या होता है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लॉजिक। ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे सेरिएशन एक मतलब एक सीक्वेंस, क्रमबद्धता जिसको हम बोल सकते हैं। द एबिलिटी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट इन एन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू साइज, इसमें क्या होता है कि बच्चे में वो एबिलिटी आ जाता है। आप किसी चीजों को मान ले कि बिखरा कर दो, उसको अरेंज करने के लिए बच्चों को बोलो तो कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू साइज, शेप, एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे तरीके से वो कर सकते हैं। इफ गिवन डिफरेंट साइज ऑब्जेक्ट दे मे प्लेस देम अकॉर्डिंगली, ये सारे चीजें बच्चे इसमें एबिलिटी आ जाती है। ट्रांजिटिविटी, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, इस एज में बच्चे के अंदर एबिलिटी आती है रिकॉग्नाइज करना लॉजिकल रिलेशनशिप को। जैसे कि मान लेते हैं कि अब कहते हैं ए इज टॉलर देन बी, ए जो है बी से लंबा है, बी जो है सी से लंबा है, देन ए मस्ट बी टॉलर देन सी, है ना। तो ये सारे चीजें जो बताने की एबिलिटी आ जाती है बच्चे के अंदर में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन की जो एबिलिटी आती है बच्चे के अंदर, जैसे एबिलिटी द ग्रुप ऑब्जेक्ट टुगेदर ऑन द बेसिक्स ऑफ कॉमन फीचर्स। द चाइल्ड also begin to get idea that one set can include another. There is a class of object called dogs. There is also a class called animals, but all dogs are also animals, so the class of animal include that of dog. इनमें अब क्लासिफिकेशन ये करने की आ जाती है बात कि सारे जानवर एक जैसे नहीं होते हैं। कुत्ते की क्लास अलग होती है, बकरी की, डॉग की, गॉट की क्लास अलग होती है। कह सकते हैं कि मतलब जानवर तो हैं, लेकिन इसमें ये जो है डॉगी है, ये जो आपका है ये कैट है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन करने की एबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है। डिसेंटरिंग, इसमें डिसेंटरिंग इसी स्टेज में आता है 7 से 11 में, है ना, कि द एबिलिटी टू टेक मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन इनटू अकाउंट। The child will no longer perceive an exceptionally wide but short cup to contain less than normally wide taller cup। कह सकते हैं कि जो याददाश्त होता है, जो समझ होती है बच्चे में, ज्यादा तो लंबे दिन तक तो नहीं टिक पाती है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो समझ आ जाती है बच्चे के अंदर में, समझ आ जाती है मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, उस अलग अलग सिचुएशन में समझने की, उस चीजों को समझना, उस चीजों को करने की जो एबिलिटी है इस एज में 7 से 11 में आ जाती है। रिवर्सिबिलिटी की कंसेप्ट आ जाता है बच्चे के अंदर। तो पहले वाला एज जो था 2 से 7 इयर्स में, उसमें बच्चे 2 + 2 4 कर सकता है, लेकिन 4 - 2 अगर कहेंगे, या फिर 3 + 2 5, लेकिन 2 + 3 अगर देंगे 3 + 2 तो नहीं कर पाएगा, यानी रिवर्स करके नंबर को अगर आप देते हो तो नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो आपका एज है 7 से 11 आपका कॉन्क्रीट, तो इस कॉन्क्रीट में क्या होता है कि बच्चे में ये एबिलिटी आ जाती है रिवर्सिबिलिटी।
ठीक है, तो यही चीजें है। कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इस स्टेज में कंजर्वेशन की भी एबिलिटी आती है। अंडरस्टैंडिंग दैट द क्वांटिटी, लेंथ, नंबर ऑफ आइटम, चीजों को क्वालिटी, चीजें की क्वालिटी को समझना, क्या क्वांटिटी है, क्या हाइट है, क्या लेंथ है, अरेंजमेंट करने की, ये सारे क्वालिटी आती है इसमें। elimination of egocentricism, the ability to view things from another perspective, कह सकते हैं कि दूसरी की बातों को समझना, अपनी बात कहना ही नहीं, सिर्फ दूसरी की बातों को समझने की भी इसमें एबिलिटी आ जाती है। द चाइल्ड परफॉर्म ऑपरेशन कंबाइनिंग, सेपरेटिंग, मल्टीप्लाइंग, रिपीटिंग एंड डिवाइडिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का। ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है आपका 12 ईयर्स से लेकर अबव। तो एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, इसमें जो होता है एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड से तक होती है। इसमें जो चेंजेस होता है, द थॉट बिकम्स इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबल एंड एब्स्ट्रैक्ट, जो सोच होता है वो इंक्रीज करता है, फ्लेक्सिबल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। दैट कैन कैरी आउट सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट, द एबिलिटी टू सिस्टमैटिकल सॉल्व अ प्रॉब्लम और लॉजिकल एंड methodological way. Understand that nothing is absolute, everything is relative. Develop a skill such as logical thought, deductive reasoning as well as inductive reasoning and systematic planning. ये सारे जो है बच्चे के अंदर एबिलिटी आ रहा है, स्किल आ रहा है, जो लॉजिकल थॉट आ रही है, डिडक्टिव रीजनिंग, साथ ही साथ इंडक्टिव रीजनिंग की और सिस्टमैटिक प्लानिंग करने का, ये सारे स्किल डेवलप हो जाती है इस स्टेज में। अंडरस्टैंड दैट द रूल्स, रूल को समझना ऑफ द एनी गेम, सोशल सिस्टम को समझने का एबिलिटी, डेवलप्ड बाय अ मैन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, और साथ में काम करने की एबिलिटी, लोग मिलजुल कर रहने की एबिलिटी, हेंस कुड बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, चेंज होता है। द चाइल्ड वे ऑफ थिंकिंग, बच्चे के अंदर एक ऐसा थिंकिंग डेवलप होता है, एडवांस थिंकिंग मोड, मोस्ट एडवांस थिंकिंग, जो उसके अंदर एक ऐसा नॉलेज जो चीज़ों को चेंज कर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं, प्लानिंग जो काम करते हैं वो एक प्लान के तहत करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, तो एम्फेसाइज ऑन डिस्कवरी अप्रोच इन लर्निंग, ठीक है। करिकुलम शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक एजुकेशनल एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन चिल्ड्रन डेवलपमेंट लेवल। तो करिकुलम वैसा प्रोवाइड करनी चाहिए एजुकेशनल उसके चिल्ड्रन की डेवलपमेंट लेवल को देखते हुए, है ना, उस करिकुलम को बनाना चाहिए, सिलेबस को बनाना चाहिए। अरेंज क्लासरूम एक्टिविटी, क्लासरूम में अरेंज एक्टिविटी करनी चाहिए सो डैट द असिस्ट एंड इनकरेज सेल्फ लर्निंग, ताकि बच्चे में जो उनकी जो सेल्फ लर्निंग हो तो उसमें सपोर्ट मिल सके, उन्हें इनकरेज कर सके। सोशल इंटरेक्शन हैव अ ग्रेट एजुकेशनल वैल्यू फॉर पियाजे, सोशल इंटरेक्शन होनी चाहिए एजुकेशनल सिस्टम। इन्होंने बोला कि ग्रेट एजुकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल इंटरेक्शन। पॉजिटिव सोशल एक्शन होनी चाहिए, देयरफॉर शुड बी इनकरेज, इसलिए ताकि उनको क्या कर सके, इनकरेज कर सके। इंस्ट्रक्शन शुड बी जनरेटेड टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड as the level of child change of each stage. The level of instruction or exploratory activities should also change. Simple to complex and project method of teaching. जो मेथड होनी चाहिए, जो टीचिंग होनी चाहिए, सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड होनी चाहिए, ये सारे टीचिंग जो होता है प्रोजेक्ट मेथड होनी चाहिए, ताकि बच्चे में डेवलपमेंट तेजी से हो। को करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, हैव इक्वल इम्पोर्टेंस, है ना। को करिकुलर लाइक दैट की हम कह सकते हैं कि खेल प्ले गेम को इंक्लूड होनी चाहिए, है ना। सिर्फ थ्योरी बेस्ड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, है ना, इन्होंने बोला था। मेजर गोल्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे आर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यानी जो एजुकेशन का जो सिद्धांत पियाजे ने बोला कि ये क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग बेस्ड होनी। कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, तो पियाजे थ्योरी हेल्प एजुकेटर, पियाजे का जो थ्योरी है एजुकेटर को हेल्प करता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जैसे उनको अगर पता हो जाएगा कि बच्चे में कैसे डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, उस हिसाब से उनको पढ़ाएंगे, ट्रीट करेंगे। पेरेंट्स की जो मतलब हेल्प हो जाता है, इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं उनको हेल्प हो जाता है पियाजे के थ्योरी से। ये सारे कंप्रहेंड द कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन इन देयर डिफरेंट स्टेजेस।
उनकी कैपेसिटी, उनकी लेवल को पता चल जाए अगर टीचर्स को, इन्वेस्टिगेटर को, पेरेंट्स को, तो उस चीज़ों को बच्चे को हेल्प ज़्यादा मिल सकता है, उन्हें हेल्प कर सकते हैं उनके आगे बढ़ने में। ही मेड अस कंसियस with the way children and adult think. A lot of school program have been redesigned taking as base Piaget discovery. तो बहुत सारे जो स्कूल डिजाइन है, बहुत ज़्यादा जो स्कूल का जो प्रोग्राम जो रिडिजाइन किया गया है पियाजे के खोज पर, पियाजे के थ्योरी के बेस्ड पर, ठीक है। Piaget made a revolution with the development psychology, concentrating all his attention to the mental process and his role with behavior. तो पियाजे का जो कह सकते हैं जो थ्योरी है वो एक क्रांति लेकर आया साइकोलॉजी जगत में, एजुकेशन जगत में, और बच्चों की मेंटल एबिलिटी को पहचानने में, उनकी डेवलप करने में, हेल्प करने में टीचर्स, पेरेंट्स और जितने भी इन्वेस्टिगेटर हो गए, एजुकेशनिस्ट हो गया, उन सारे को हेल्प हुआ। तो ये सारे चीज़ें पियाजे का थ्योरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारे सेक्टर में, इसलिए ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे टीचिंग एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक एज एक गुड टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि कैसा आपका ये वीडियो लगा, और किसी प्रकार का कोई जानकारी हो तो आप मुझे मेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत बढ़िया